हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमने आपको पिछले पार्ट 1 में आपको मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो प्रत्येक दिन मैं आपको 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो एग्ज़ाम के मेथड से बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में आपको रिवीजन भी आपको साथ करने हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी करनी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जानते हैं कि आप 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बहुत मायने रखता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1 अंक दिलाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, मैं आप लोगों को आज 10 क्वेश्चन फिर लेकर के आया हूँ। कल मैंने 10 लेकर आया था, आज मैं 10 लेकर आया हूँ। टोटल क्वेश्चन 20 हो जाते हैं। इसी तरह मैंने बताया था कि प्रत्येक दिन 10-10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि आपको क्वेश्चन एग्जाम के आवर तक आपको लगभग 150-200 क्वेश्चन आसपास पहुंच जाएंगे। तो आप लोग आज पढ़ेंगे इसको और देखेंगे, आप भी मेरे साथ बनाएंगे और मैं भी थोड़ा हेल्प करता हूं आपको। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, साथ साथ आप भी बनाएंगे। हो सके तो आप कॉपी पेन लेकर के आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप नोट करके याद कर सकते हैं। खैर, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको नहीं हो पाता है तो आप नोट कर लेंगे, क्योंकि मैं अभी ही आपको याद करवा देता हूँ, आपको पूर्णतः याद हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सभी मिलकर के बनाते हैं। चलिए देखेंगे, बनाएंगे। अभी देखेंगे, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट दे सकते हैं आंसर को। बाकी आप जानते हैं कि जब तक सब्सक्राइब और आप बेल आइकन नहीं देंगे तब तक आपको डेली क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे, और साथ में आपके साथी को भी नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करने होंगे, और प्लस में आपको अपने मित्र को शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी क्वेश्चन मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल मैंने 10 क्वेश्चन दिया था, आज 11 नंबर क्वेश्चन आता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मैंने जनन चैप्टर में पढ़ा था कि जनन क्या है, और मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन मतलब होता है बर्डिंग, यानी बर्ड के द्वारा जनन किसमें होता है। तो बर्ड द्वारा ऑप्शन है क्या, ईस्ट, हाइड्रा, अमीबा और क एवं ख दोनों में, यानी कि ईस्ट और हाइड्रा दोनों में। तो आपको मैंने बताया था कि यह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, मुकुलन विधि, जिसमें आपने पढ़ा था द्विखंडन, बहुखंडन और मुकुलन और कायिक जनन। तो मैंने आपको बताया था कि ईस्ट में और हाइड्रा में दोनों में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, याद रखेंगे। तो आपका आंसर है क और ख दोनों में कह रहा है, तो ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब देखिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं आपको बताते चल जा रहा हूँ, क्योंकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप उसको भी याद कर सकें। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे उसको मैं साथ साथ में आपको बताते चलूंगा, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। साथ में मैं आपको डिटेल्स करता जा रहा हूँ ताकि आपको पूर्णतः क्लियर हो जाए। चलिए, तो नंबर 1 क्लियर हो गया। दूसरा है, कहता है कि इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प उत्पन्न करता है, एक ही बार फूलता है, उसके बाद नहीं। अब समझेंगे, अब जाने, मैंने कल बताया था, पिछले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसके बारे में कि अब वैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो प्रत्येक वर्ष करते हैं, कोई कुछ दिनों में, कोई 2 महीने 3 महीने, जैसे आप छोटे अनाज वगैरह का गेहूं मक्का ये सभी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। कुछ पौधे होते हैं साल भर में, कोई 2 साल में, कोई 10 साल में, कोई 12 साल। मैंने बताया था नीला कुरिंजी के बारे में, वो 12 साल में एक बार पुष्प पैदा करते हैं। इसी प्रकार तो हम यहाँ पर क्या है कि यह एक बार पुष्प अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प करने वाले भी पौधे हैं। वो है, देखेंगे आप बताएंगे, आम, बांस, जामुन, लीची। तो आप इसमें से देखें, आम तो प्रत्येक वर्ष होता है। आपने शायद बांस में फूल बहुत सारे लोग देखे भी नहीं होंगे, लेकिन देखेंगे पुराने बांस होंगे ना तो उसमें फूल होते हैं। जामुन में आप जानते हैं प्रत्येक साल लगा होता है, लीची में भी साल 2 साल के अंतराल में होते रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बांस जो है, इसका आंसर हो जाएगा बांस, क्योंकि बांस लगभग 50 से 100 वर्ष तक जीवित होता है, और इसमें एक ही पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पन की क्रिया हो पाते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा क्या, बांस 12 वर्ष में एक बार पुष्पन होता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कल बताया था नीला कुरिंजी है, और इसमें कौन सा है, बांस एक ऐसा पौधा है जो कि जीवन काल में एक ही बार पुष्पन करता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा साउंड बाहर का आ रहा है, तो इस नॉइज के लिए बहुत बहुत
इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे, इस नॉइज़ को अवॉइड करेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ क्या किसी का ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी परेशानियाँ आती है। बहुत सारी कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी परेशानियाँ कुछ आ जाती है, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन चलिए उसको ध्यान न देते हुए हम अपना क्वेश्चन पर फोकस रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन अण्डप्रजक प्राणी है? अण्डप्रजक प्राणी उसको कहते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जो अपने शिशु को अंडे द्वारा जन्म देते हैं, है ना। तो अंडा से कौन कौन उत्पन्न होता है? आज बहुत दो तरह से, एक होते हैं जो पेट यानी गर्भ से उत्पन्न होते हैं, एक होते हैं अंडा से उत्पन्न होते हैं। तो गर्भ से उसको जरायुज कहा जाता है, यानी जरायुज यानी जो जरायु मतलब होता है पेट का, गर्भाशय का भाग, तो उससे होता है। एक होता है जो अंडे से उत्पन्न करते हैं। तो अंडा से उत्पन्न होने वाले, आप बताइए किसमें कौन सा अंडे से उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है मुर्गी, मगरमच्छ, सांप या इनमें सभी। तो आप बताइए कि इनमें कौन कौन अंडे से उत्पन्न होते हैं और कौन नहीं होते हैं? तो आपको पता है कि मुर्गी भी अंडा देती है, मगरमच्छ भी अंडे देते हैं जैसे छिपकली वगैरह भी, और सांप भी अंडे से उत्पन्न होते हैं। अर्थात इनका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्लियर? तो कौन कौन सा अण्डप्रजक प्राणी भी आपको समझ में आया? अण्डप्रजक प्राणी किसे कहते हैं? जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, यानी अंडा द्वारा जन्म लेते हैं, उसको हम अण्डप्रजक प्राणी कहते हैं। क्लियर? चौथा यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन है, तो पुष्प का नर जनन भाग क्या कहलाता है, या पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? नर जनन भाग जो है, मैंने आपको बताया था कि पुष्प का नर जनन भाग क्या कहलाता है। आपको पुष्प की जो आप पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुष्प के बारे में पूरा मैंने पुष्प के प्रत्येक अंगों के बारे में मैंने आपको पूर्णतः क्लियरेंस कर दिया था। तो यहाँ है कि पुष्प का नर जनन भाग कौन क्या कहलाता है। तो पुष्प का नर जनन भाग देखिए, ऑप्शन है पुमांग, अंडाशय, जयांग और पराग। तो आप इसमें देखेंगे जो पुमांग है, तो पुमांग जो है ये नर जनन भाग है, क्योंकि इसमें पुंकेसर, पुतंतु वगैरह जो पाए जाते हैं, जिसमें परागकोश पाए जाते हैं, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया नर जनन अंग, नर जनन भाग या नर जनन अंग। अब दूसरी बात है कि यह अंडाशय, तो अंडाशय मादा भाग है। जयांग, ये पुष्प का मादा भाग जयांग कहलाता है, और यह पराग तो उसमें पाया है, परागकोश में पाया जाता है। अर्थात यह क्या है? पुमांग, नर जनन भाग को हम पुमांग कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो उसका जिसको हम युग्मक कहते हैं, युग्मक होता है, यानी युग्मक पुष्प का युग्मक होता है जिसको परागकण या पराग कहते हैं। चलिए, उसके बाद है 15 नंबर का 15 क्वेश्चन कहता है कि पुष्प का मादा जनन भाग क्या कहलाता है। तो पुष्प का मादा जनन भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन में है अंडाशय, जयांग, पुमांग, पुंकेसर। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि पुष्प का नर जनन भाग जो होता है वह पुमांग होता है, और मादा जनन भाग जो होता है वह होता है जयांग। तो आपको ये दोनों की क्वेश्चन क्लियर हो गए, हमेशा याद रहेगा, नर जनन भाग पुमांग और मादा जनन भाग जयांग कहलाता है। क्लियर? चलिए, अब है 16 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि कीट द्वारा परागण किसमें क्या कहलाता है? कीट द्वारा परागण कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है? तो यहाँ ऑप्शन है जूफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपने परागण की क्रिया मैंने बताया था, पर परागण की क्रिया मैंने बताया था क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में मैंने बताया था कि कई माध्यम से पर परागण की क्रिया होती है। तो जूफिली का मतलब होता है जानवरों द्वारा परागण, एंटोमोफिली द्वारा होता है कीट द्वारा परागण, और हाइड्रोफिली होता है जिसको जल द्वारा परागण कहते हैं। याद रहेंगे, जूफिली जानवर द्वारा, एंटोमोफिली जिसको कीट द्वारा परागण, हाइड्रोफिली जल द्वारा परागण, और नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई, हमारा आंसर कीट द्वारा परागण तो जानते हैं कि एंटोमोफिली कहते हैं, या इसको हम कीट परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट परागण या एंटोमोफिली। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? एंटेमोफिली। याद रहेगा। चलिए, अब चलते हैं अगला में, फिर मैं आपको एक बार रिपीट करा दूंगा तो आप अभी याद ही कर लेंगे, याद ही हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पहले देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेमल में किसके द्वारा परागण की क्रिया होती है? तो सेमल जो है, सेमल एक आपके आसपास पौधे में जिसमें कटीला पौधा, कांटे बहुत सारे होते हैं पूरे पेड़ में, और बहुत ही लंबे पेड़ होते हैं। तो उनमें देखेंगे कि उनको हम सेमल कहते हैं। उनमें रात्रि के माध्यम में, रात्रि में ज्यादातर वो फूल बड़े खिलते हैं, उसके फूल बड़े होते हैं, रेड रेड फूल होते हैं, जिनसे रुई भी मिल जाते हैं। रुई भी, फूल के बाद जो उसमें फल तैयार होता है उसमें क्या होता है? बीज, उसमें रुई होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा आसपास।
तो सेमल में जो होता है किसके द्वारा परागण होता है? तो सेमल में जल तो होगा नहीं, वायु द्वारा होगा नहीं, पक्षी द्वारा। ये जो होते हैं चमगादड़, क्योंकि रात में ये पुष्प अधिकतर रात में खिलते हैं, और रात में खिलने के बाद वो क्या करते हैं कि चमगादड़ रात में ही, आप जानते हैं कि चमगादड़ रात में ही घूमते हैं, है ना, ज्यादातर, क्योंकि उन्हें रात में भी ज्यादा भोजन की आवश्यकता, उन्हें रात में ही निकलते ही है वो। तो चमगादड़ जो है, यह चमगादड़ द्वारा, सेमल में चमगादड़ द्वारा परागण की क्रिया होती है। क्लियर? चलिए, इनमें कौन सत्य फल है? सत्य फल का मतलब होता है, अब सत्य फल असत्य फल को जानेंगे, कूट फल या यथार्थ फल भी उसको कहा जाता है। सत्य फल का मतलब होता है जो अंडाशय से उत्पन्न होता है, जो यानी निषेचन क्रिया के बाद उसमें अंडाशय के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं सत्य फल। क्या कहते हैं? सत्य फल। और जो उनके भ्रूणपोष वगैरह की सहायता से पुष्प दल या पुष्प क्रम के उसके ऊपरी भाग जो होता है, पुष्पासन भाग वगैरह से होता है, तो उसको कहते हैं हम असत्य फल या कूट फल, या हम कहें तो मिथ्या फल भी कहा जाता है। तो आप सब, यहाँ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सत्य फल कहलाता है, सत्य फल है। तो सत्य फल आप जानेंगे कि है आम है, सेब है, काजू है, और इनमें से सभी है। तो आप यहाँ जानेंगे, आप बताएंगे कि इसमें कौन है। तो आपको पता है कि कौन सा फल कैसे उत्पन्न होता है। तो आप जानते हैं कि आम जो होता है, आम का पुष्प के उनके आंतरिक भाग में उसके बीज के द्वारा ही वो क्या होता है, उत्पन्न होते हैं। तो इनमें बीज भी पाया जाता है, तो बीज पाया जाता है, तो इसीलिए यह क्या कहलाता है, आम, यानी कि सत्य फल में है, आम है। इसका आंसर भी हो गया क्या, सत्य। ये उसके पुष्पासन भाग है, काजू उसका पुष्पासन भाग है। तो इनमें से सभी का कोई उपाय नहीं है, यहाँ पर आ गया इसका क्या, सत्य फल में आम आ गया। ठीक है, चलिए अब आपको दूसरा क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया कि असत्य फल या कूट फल। तो आप जानते हैं, तो ये बाकी आप समझ ही गए। तो आप जानते हैं सेब, काजू, अखरोट, यानी और इनमें सभी। तो इनमें सभी जो है, ये सभी जो है पुष्पासन क्रम, पुष्पासन से इनका जो है वृद्धि होता है, यानी फल तैयार होते हैं। तो इनमें सभी, इनका क्या हो गया आंसर, इनमें सभी। क्लियर? आपको याद भी, ऑप्शन भी दे दे तो काजू, अखरोट, आपको सेब, ये सभी दे दे, तो आप क्या बना लेंगे, असत्य फल। इसको क्या कहते हैं, असत्य फल। आपको सत्य फल और असत्य फल किसे कहते हैं समझ में, ये भी समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में कहता है निषेचन के बिना फल की उत्पत्ति क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको मैंने बताया कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, अर्थात बिना निषेचन के ही फल उत्पन्न करते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, निषेचन नहीं होता, निषेचन होता है, सॉरी। तो चलिए, यहाँ पर ऑप्शन है मोनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, निषेचन और मेटाजीनिया। तो आप जानते हैं कि इसमें कल मैंने आपको बताया था कि अनिषेक, या सीधा है अनिषेक जन कहते हैं, अनिषेक फलन या अनिषेक जन कहते हैं। तो अनिषेक जनन यानी पार्थेनोकार्पी, क्या है आंसर इसका, पार्थेनोकार्पी। याद रखिएगा, मोनोकार्पी होता है जो कि एक बार जिसमें एक बार फूल उत्पन्न होते हैं, उसको मोनोकार्पी कहते हैं। तो ये आपको 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए, याद हो गया होगा आपको। चलिए फिर हम एक बार आपको रिपीट कर देते हैं, आप लोग मेरे साथ भी आप रिपीट करेंगे, आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा आपके साथ, आप इसका आंसर बताते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में, सही है। चलिए दूसरा है, इसमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, यानी पुष्प उत्पन्न करता है। तो कौन सा है, बांस है। क्लियर है, बांस में एक बार ही पुष्प क्रिया होती है। चलिए इनमें कौन अनप्रजक प्राणी है। तो अनप्रजक प्राणी जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, मुर्गी, मगरमच्छ, सांप, ये सभी। तो इनका आंसर क्या हो गया, सभी हो गया। आप एगो कोई ऑप्शन है तो इसमें से भी आप बता सकते हैं। पुष्प का नर जनन भाग क्या कहलाता है, यहाँ क्या कहलाता है, तो पुंमंग कहलाता है। याद रखिएगा, एंड्रोगैसियम कहलाता है, इंड्रोगैसियम, ठीक है, सॉरी एंड्रोसियम कहा जाता है इसको, इंड्रोगैसियम नहीं, एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम यानी कि पुंमंग कहलाता है, क्या कहलाता है, पुंमंग। चलिए 15 पुष्प का मादा जनन भाग क्या कहलाता है। तो पुष्प का मादा जनन भाग जयाम कहलाता है, या इसी को हम स्त्री केसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। उसके बाद 16 कीट द्वारा परागण क्या कहलाता है। तो कीट द्वारा परागण एंटोमोफिली या कीट परागण कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोफिली जल परागण, जूफिली जानवर द्वारा परागण क्रिया। चलिए अगला 17 क्वेश्चन है। 17 नंबर कहता है सेमल में किसके द्वारा परागण होता है। तो सब ये सेमल में किसके द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है, याद रखिएगा। उसके बाद इनमें कौन सत्य फल है। तो सत्य फल क्या है, आम है। आम क्या है, सत्य फल है। बाकी सब क्या है, असत्य फल है। इसमें कौन असत्य फल है या कूट फल। तो असत्य फल, कूट फल कौन सा फल है। अब जल्दी, ये सभी जो है असत्य फल के आते हैं। अब चलते हैं निषेचन के बिना फल की उत्पत्ति
की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पार्थेनोकार्पिक कहते हैं या अनिषेक फलन कहते हैं। तो याद हो गए होंगे। धन्यवाद। आपको थोड़ा नॉइज होंगे, क्या करिएगा, गांव ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं कुछ लोग होते हैं, जब आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो उनमें पैर खींचने वाले और बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती है। खैर, इन बाधाओं से नहीं डरना, हर एक काम को आपको सब अपने अपने ध्यान में करना है, बाकी सभी चीज़ को इधर अवॉइड कर देंगे तो आप फिर तभी आगे आप बढ़ेंगे, अन्यथा दुनिया आपको परेशान करने के लिए तो तैयार ही बैठी हुई रहती है हमेशा। तो इससे घबराए नहीं। इसी तरह आपकी एग्जाम की तैयारी कराने मैं आपको मदद कर रहा हूँ, आप थोड़ा मदद करेंगे और आप भी एक मदद करेंगे कि आप लोग इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और आप अपने फ्रेंड सर्किल में आप इसको शेयर कर देंगे। तो आपको कैसा लगा ये भी आप ऑब्जेक्टिव कमेंट में आप हमें बताएंगे कि आपको ये कैसा लगता है, क्लास आपको याद हो पाता है, नहीं याद हो पाता है। अगर एग्जाम से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँ। तो आपको याद हो गए होंगे लगभग क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं अगले यानी कल, मतलब अगले क्लास में फिर मैं आपको 10 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।